नमस्कार। शशांक जो श्री संपन्न होते हैं या जो प्रतिष्ठित होते हैं उनके साथ श्री और जी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उनका नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमारे मेहमान हैं शशांक। शशांक गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप और यूजीसी द्वारा शैक्षणिक फेलोशिप साहित्य और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त कर चुके हैं। हमारे समय के वे बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और देश और प्रदेश में उनकी बहुत ख्याति है। कमंद, 19 साल का लड़का, कोसाफल, पर्व, शामिल बाजा, सुदिन कहानी संग्रहों के रचयिता शशांक की प्रतिनिधि कहानियाँ और 10 कहानियों के नाम से उनकी चयनित रचनाओं का भी प्रकाशन हो चुका है। एक नुक्कड़ नाटक हम जैसे लोग भी उन्होंने लिखा है और कहानी के पास और सपने सोने नहीं देते नामक कहानीतर 2 पुस्तकें हैं जिनमें उनके 50 साल की जीवन यात्रा और तमाम सारे जो साहित्यिक संदर्भ हैं उनकी चर्चा है। सम्मान बहुत सारे प्राप्त हैं आपको, जैसे बागीश्वरी सम्मान और बनमाली कथा सम्मान, हरिशंकर परसाई स्मृति, स्पंदन, भोपाल नागरिक सम्मान, भारत भाषा सम्मान और मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान। जीव विज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान और पत्रकारिता के क्षेत्र में शिक्षित और दीक्षित शशांक आकाशवाणी, दूरदर्शन में उच्च पदों पर रहे। शशांक के रचना संसार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसे लोगों ने बहुत सराहा और पसंद किया है। इनसे मुलाकात करते हैं। चलिए शशांक जी, आपका लेखन आधी सदी का सफ़र कर चुका है। आपके सेवा काल में आपने 11 स्थानों में अपनी सेवाएं दी और वहाँ पदस्थ भी रहे। इसके अलावा पिताश्री के सेवा काल में भी आप बहुत सारे स्थानों पर गए, उनके तबादले होते रहे थे उस दौरान। तो विभिन्न वर्णीय संस्कृतियों, तमाम सारी बोलियों, भाषाओं, तमाम लोगों से जो मुलाकातें हुई, जो उनके संपर्क बने आपके रचना संसार में उनकी कितनी भूमिका है और उनकी कितनी उपस्थिति है, इससे आप कितने समृद्ध हुए हैं, ये जानने में हमारी और दर्शकों की सबकी दिलचस्पी है। त्रिपाठी जी नमस्कार, दर्शकों नमस्कार। आपने यह सवाल ऐसा किया है जो प्रायः हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ ये लगा रहता है जी। अक्सर मैं समझता हूँ कि जिन स्त्रियों का विवाह होता है वो स्थानांतरण के मार को झेलती हैं। मार ही कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनके घर का, परिवार का सुख पूरा संसार बदलता है, एकदम बदल जाता है। इसी तरह हम लोगों का भी संसार बदल जाता है। और मैं देखता हूँ कि किसी भी स्थानांतरण के पहले आपको ऐसा लगता है कि एक एंग्जाइटी है, एक तनाव है कि वहाँ क्या होगा, और साथ ही साथ एक एडवेंचर होता है, एक उत्तेजना होती है कि हमें क्या नया मिलेगा। और ये दोनों परिपूर्ण होते हैं जब आप उस जगह पे जाते हैं। और उस जगह को जब आप छोड़ते हैं तो उसका दुख आपके साथ आता है। और ऐसे में मैं महसूस करता हूँ कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ रहते हुए जैसे मैं एक 11 कमरों का घर है और मैं एक कमरे से छत्तीसगढ़ से निकल कर मैं बिहार चला जाता हूँ और मुझे वक्त नहीं लगता। बहुत सारे दोस्त बनते हैं और समय के साथ उनकी छवियाँ भी धूमिल होती चली जाती हैं। कहानियों पर भी इसका असर होता है। यदि मैं सबसे पहले एक कहानी का जिक्र करूंगा, वह है उतरन कहानी। भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी, उस पर मैंने वो कहानी लिखी थी और उसमें कुछ शहर का डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण भी हल्के फुल्के ढंग से किया। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि कहानी को दस्तावेजीकरण नहीं होना चाहिए और दस्तावेजों से कराहती हुई जो स्वर लहरियाँ हैं उनको लेखक को पकड़ना चाहिए। उतरन कहानी मुझे खुशी है कि धमवीर भारती को जब ये मालूम पड़ा कि ये कहानी मैंने लिखी है तो टेलीग्राम करके उन्होंने ये बुलवाया था और धारावाहिक रूप से उस वक्त का सबसे प्रतिष्ठित दैनिक में ये लगातार छपा था। उस समय आपकी योजना तो उपन्यास लिखने की थी, कहानियों तक कैसे सीमित रहे? जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ लंबा लिखा। फिर जब मैंने सोचा कि यह उपन्यास लिखूंगा, ये मेरे अंदर मन की बात है कि मैंने देखा कि पहले दिन
जो शहर के नामी गिरामी बदमाश थे वो अपने स्कूटर्स में लोगों को, स्त्रियों को लाद के दूर तक न्यू टीटी नगर तक छोड़ते थे। मगर दूसरे तरफ आपने भी देखा होगा, वही लोग घरों को लूटने के लिए भी सामने आए। और जब घोषणा हुई थी और लोग विदिशा की ओर भाग रहे थे, तब तो घरों में भी वे घुसे थे। और फिर यह भी देखा मैंने कि जिन लोगों को, अब वो करते भी क्या, जिन लोगों को दुख और दारुण था, जिनको गुस्सा होना था, जिस गुस्से से उन्हें आगे आना था, उन्होंने हाथ फैलाए और हमको थोड़े से रुपए मिल जाए ताकि हम जीवन चला सकें। तो मैंने अपने रचना पर ध्यान दिया। मैंने सोचा कि क्या यह इसीलिए होगी, इसलिए उसका उत्साह जाता रहा और वो कहानी के रूप में ही समाप्त हो गई। एक और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो रचना संसार है, मतलब 50 साल तक तो फैला हुआ है वो, उस रचना संसार में नई कहानी आंदोलन के बाद बहुत सारे छुटपुट कहानी आंदोलन चले, जिन्होंने अपना अलग से नाम देने की कोशिश की, अपने आप को मतलब कहना चाहिए अपने आंदोलन को रेखांकित करने की कोशिश की। आप क्या किसी उस आंदोलन से जुड़े या आपको उसने कुछ आकर्षित किया कभी? त्रिपाठी जी, आपके समाज में यदि लेखन है और आप लगातार लिखते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद एक नया आंदोलन आता है, फिर नया आंदोलन दूसरे आंदोलन को समाप्त प्राय करता हुआ आगे बढ़ता है। तो यदि आपने नई कहानी की बात कह रहे हैं आप, उस वक्त से आप देखें तो लोगों में काफ़ी सक्रियता रही। वह सक्रियता बहुत ज़बरदस्त थी और एक के बाद एक कुछ बड़े लेखक भी दिए। यदि आप देखें कि नई कहानी में मोहन राकेश आपके सामने आते हैं, कमलेश्वर आते हैं, राजेंद्र यादव आते हैं, और उसके बाद की कहानियों में ज्ञान रंजन आते हैं, दूधनाथ सिंह आते हैं और काशीनाथ सिंह आते हैं। और इस तरह करते कराते 8वें दशक तक कहानी आती है, जिसमें हमारे कई मित्र हैं और उसमें हमें भी रखा गया। मुझे रखा गया इसलिए क्योंकि मैं इन दशकों में बहुत ज़्यादा रुचि लेता नहीं रहा, मगर उन्होंने रखा, उन्होंने छापा, प्रेम दिया, तो 8वें दशक से इस शुरुआत को वो मानते हैं। ये जितने भी आंदोलन होते हैं वो एक नया रूप आपको देते हैं, एक नया सोच देते हैं और वो सोच आगे बढ़ता है। इस सोच में ऐसी भी चीज़ें थी कि हम आम जन और निर्धन के लिए क्या कर सकते हैं, और हमारी जो झूठी मोटी ये जो मतलब 30 त्यौहार में हम बहुत ज़्यादा पारंपरिक चीज़ें लगाते हैं जो वास्तविक में है नहीं, और उससे हम लोगों को ये बताते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक हैं। उन धार्मिकताओं को भी कम करने में ऐसे आंदोलन सामने आते हैं। और विशेष रूप से धार्मिकताएं क्या, धार्मिकताओं का छद्म कहिए। छद्म, आपने बिल्कुल सही कहा, जो छद्म है और पैसा आपकी जेब से निकाल के खर्च करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूरी कैसे बनाई जाए के रखी जाए, ऐसी कहानियाँ लिखी गई और लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ाया है। 8वें दशक के रूपाकार में भी कई लोगों ने काम किया है। इस पर मैंने लिखा भी ये है कि ऐसी आपाधापी में आपके कुछ जो स्वीकृत और जेन्युइन लेखक हैं वो आगे चले जाते हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं देते हैं और वो एक तरफ हो जाते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। मगर फिर भी इससे एक नया विषय, नया त्वरा, नई युगबोध की एक सीमा, वह युगबोध जो हमें आगे तक ले जाना है, उसकी तरफ वो अपना काम करते हैं। जो कमज़ोर है वो छूट जाता है, जो कमज़ोर नहीं है वो धीरे धीरे वह प्रमुख स्वर आगे बढ़ता है। आपने युगबोध की बात की। युगबोध के साथ हमारे देश में जो कम से कम मैंने भी अनुभव किया है, आप भी अनुभव करते होंगे, जो भाषांतर होता है, भाषा के स्तर जो बदलते हैं जी, और नए नए संस्तरों पर भाषा जाती है, उससे कैसे डील करता है एक रचनाकार? रचनाकार के रूप में यदि मैं देखूं तो मेरा तो यह प्रिय विषय ही रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि आप कोई सीधे साधे कहानी लिखेंगे तो वह अपनी बात को लेकर पाठक के अंदर नहीं जाएगा। प्रेमचंद खुद कहते हैं कि यदि आप लिख रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है लेखक को, तो वो क्या सीखेगा और क्या बोलेगा। प्रेमचंद बार बार इस बात को कहते हैं कि आप अपनी मेहनत लिखने पढ़ने में करिए। तो
भाषा आपका एक रूपाकार को सामने रखने का एक हथियार है जो लेखक की अपनी छवि को बनाता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि सीधी सादी बात है कि एक आदमी जो ईमानदार है, वह ईमानदार आदमी इस समाज में पिछड़ क्यों जाता है, उसको मदद क्यों नहीं मिलती, जबकि हम सब इस चीज़ की आवश्यकता करते हैं। मगर इस पिछड़ जाने में उस आदमी का क्या जिम्मेदार है? तो मैं ये पाता हूँ कि जो आदमी ईमानदार है और बहुत सदाशयता से रखता है, ये बहुत विचित्र बात होती है कि वो थोड़ा सिनिकल होते चला जाता है, वह अपनी बात के लिए चिढ़ जाता है, वह उसके लिए अनावश्यक आक्रामक होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कहानियों के लिए मैंने कोसाफल एक कहानी लिखी और इसमें ये बताने की कोशिश की कि वे लोग जो दूसरों के लिए ठीक तो कर सकते थे, वे एक कोसे के रूप में हैं जिसके ऊपर उनका जो सोच है वो एक रेशे की तरह उनके ऊपर कोकून बनाता है और अंततः उनको गर्म पानी में डालकर उनको मारकर और उनकी जो रेशे हैं वो निकाल कर वो उसका कपड़ा बनता है और उसे भी कौन लोग पहनते हैं, उसे भी बहुत ही धन धान्य और रसिक सेठ संपन्न लोग पहनते हैं। तो आपकी ईमानदारी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? इसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं रूपक फैंटेसी के रूप में इसका इस्तेमाल करूं। पुरुषार्थ हमारे यहाँ गिनाए गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन एक और पुरुषार्थ है जो इन सब के ऊपर है आज की तारीख में, वह है राजनीति। और ये केवल एक देश या एक प्रदेश की बात नहीं, सारी दुनिया में ऐसा होता है। तो एक समय ऐसा आया जब हमारी दुनिया कई ध्रुवों में बटी हुई थी, लेकिन सोवियत संघ के अंदर पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जैसी दो चीज़ें, दो विचार आए और उसके बाद सोवियत संघ का पतन भी हुआ। एक व्यवस्था, पतन किसी देश का तो क्या होता है, लेकिन व्यवस्था का ध्वंस हुआ, बदलाव हुआ। हाँ, बदलाव हुआ। और उसमें उस बदलाव के साथ सारी दुनिया जो बहुध्रुवीय थी एक ध्रुवीय हो गई और एक ध्रुवीय होने के कारण उसमें बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव आए। इन बदलावों का एक रचनाकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में आपके ऊपर या आपके लेखक समाज के ऊपर क्या असर पड़ा? ये एक बहुत बड़ा और विस्तृत विषय है और ये विषय न केवल एक विचारधारा बल्कि टेक्नोलॉजी को भी समेटता है। तो यदि हम 80 से आगे चलकर 90 में आते हैं तो आप देखें 75 से 80 के बीच में लेखकों की एकजुटता आपको दिखाई पड़ती है। वे नाना प्रकार से अपने होने का एहसास अपने पाठक को कराते हैं और उसमें सक्रियता भी हुई, बढ़ी और अनेक कार्यक्रम हुए और बहुत अनेक लोग ऐसे निकल कर सामने आए जिन्होंने अपने देश के कृषि समाज, श्रमिकों के बारे में बातचीत की और उस पे कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आज की तुलना में आप करें तो उस वक्त पर आपकी कविता और कहानी में एक तारतम्य दिखाई पड़ता है, एक प्रेम, एक रग रेशा दोनों के बीच में दिखाई पड़ता है जो धीरे धीरे टूटता चला गया। और इससे जो मैंने युग बोध की आपसे बात कही थी उसका मूल है मूल स्वर। तो कविता का मूल स्वर आज नहीं है, ऐसे ही कहानी का मूल स्वर नहीं है। आपके पास चिंताएं हैं, समाज है, घटनाएं हैं, आप कहानियाँ लिखते हैं, मगर आपकी जो एक भंगिमा और एक सामूहिक तेवर होना चाहिए वो आज नदारद है और इसका नुकसान लेखकों को होता है क्योंकि एक तेवर से एक पाठक ही समझ पाता है कि हम इसके साथ कहाँ खड़े हैं। जब आपके पास तेवर नहीं होगा, भाषा नहीं होगी, आप उसमें कोई नया कथ्य लेकर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं पाठक थोड़ा सा दूर हो जाता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी से लेकर के और प्रेमचंद की कफन कहानी तक जो अवर्ण लोग हैं, जो मतलब जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके ऊपर कहानियाँ लिखी गई हैं और उनके जो संस्तर हैं, उनकी जो मनस्थितियाँ हैं, उनके ऊपर विचार किया गया है और उनके समाज आर्थिक संदर्भों में ही विचार किया गया है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कहानीकार हैं वो ज़्यादा निष्कर्षात्मक होते हैं। इन तमाम सारी जो तलछट है हमारे समाज की, उस तलछट को
संबोधित करने के लिए या उसको 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 सामने लाने का कोशिश आजकल नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसका इस विषय में आप अपना क्या पक्ष रखते हैं, और आपकी कहानियों में क्या ये तमाम सारी चीज़ें आती हैं, और अगर नहीं आती हैं तो क्यों नहीं आती? हमारे यहाँ बहुत सारे लेखक त्रिपाठी जी इस बात पर पाए जाते हैं कि ये इस विषय पे लिखते हैं, ये पहाड़ियों पे लिखते हैं, ये मैदानी कार्यकर्ताओं पे लिखते हैं। मुझे लगता है कि ये वर्गीकरण करने की जो हमारी आदत है, ये वर्गीकरण एक प्रकार से अनंतर राजनीति में बदल जाता है। वर्गीकरण आपको छोटा या बड़ा बनाता है, यही उनका उद्देश्य होता है। जो लिख रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसे आप कहते हैं, वे सब एक हैं, क्योंकि वे लिख रहे हैं, वो जेब नहीं काट रहे हैं। जो जेब काटने वाला है वो अलग कला में प्रवीण है, और जो आप लिख रहे हैं वह समाज के एक ऐसे व्यक्ति की चीज़ लिख रहा है और ऐसे व्यक्ति को बताना चाह रहा है जिसमें वो उठे, खड़ा हो और आगे आए। मगर ऐसी चीज़ों के लिए एक बहुत दुधारी और महीन तलवार है कि आप उसको इशू बेस्ड, विषय प्रमुख बना देते हैं। और विषय प्रमुख बनाने से आप ये देखेंगे, जो प्रेमचंद की मान लीजिए जो सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जाती है कफन, उसके हजारों आपको इंटरप्रिटेशंस और व्याख्याएं मिलती हैं। उसका कारण क्या है? उसको आप अपनी तरफ खींचते हैं अपने विषय के आधार पे, जबकि वो कहानी कहती है मानवीय जिजीविषा। हाँ, बिल्कुल। एक शब्द है मानवीय जिजीविषा। आज यदि मुझे व्यक्तिगत रूप से त्रासदी की भी, मानवीय त्रासदी है, और उस त्रासदी को आप ये खींच ले जाते हैं कि ये कितना खराब है कि लड़का आलू खा जाता है और पति जो पिता है उसको कहता है जा तू अपनी पत्नी को देख। तो ये इतना भर नहीं है। ऐसे में जो मेरा करुणा का दृश्य है, महाकरुणा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यदि आप प्रेमचंद के अलावा जो मेरा सबसे ज़्यादा मन को छूने वाला लेखक है वो चेखव है। चेखव को आप यदि पढ़ें तो उनके मानवीय करुणा हर कहानी में छिपा हुआ है। बिल्कुल। और सच बात तो यह है कि जो हम कहानियाँ लिखते हैं, जो हमारा विषय है, उस विषय में आपका विचार अंदर छिपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक लेखक को अपनी कहानी में अपना रास्ता खुद उसके अंदर से बनाना है, कहीं बाहर से नहीं। आप एक चीज़ देखेंगे, अभी की कहानियों में हम एक चीज़ देखते हैं, वो मैं नाम की कहानी है कि मैं नाम का जो नरेटर है वो उसमें सामने आ जाता है प्रथम पुरुष के रूप में। जी। तो वह प्रथम पुरुष सारी वल्गाएं अपने हाथ में लिए है कि घोड़े को लेके जाएगा। मगर आपको यदि उस कहानी के अंदर रहना है, आपको उस कहानी की एक करुणा दिखानी है। मुझे याद आता है कि सब लोग कहते हैं गोदान का जिक्र करते हैं और वर्गीकरण शुरू हो जाते हैं कि शहर की कहानी में नहीं है, गांव की कहानी है, और इसकी कहानी उसकी कहानी है। मगर उसमें एक जगह दृश्य आता है कि अपने भाई से लड़ता है होरी और मारपीट की नौबत आती हुई चला जाता है। तो उसकी पत्नी को, उसके भाई की जो पत्नी है, वो एक थाली में खाना लेके आती है कि भूखी होगी तू खा ले। वह आपको रोंगटे खड़े कर देती है। वह आपकी करुणा, वो उसकी करुणा नहीं, आप में अपनी करुणा को जगाने के लिए ये प्रयत्न प्रेमचंद करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो वर्गीकरण है उनसे दूर हटकर, विचारधारा की ऊंची उड़ाने न देकर, मानवीय जिज्ञासाओं में वे कहाँ मुड़कर आगे आए, ये देखने की बात है। क्योंकि कहानी अंततः पाठक का शिक्षक नहीं है, पाठक का दोस्त है, और उसके साथ चले, यही बहुत बड़ी बात है। अब बातचीत हो गई, थोड़ा विषयांतर करना चाहते हैं जी। आपने छोटी कहानियाँ लिखी हैं, लघु कथा में नहीं कहूँगा, लघु कथा आंदोलन में अलग तरह की चीज़ है जी। आपने बहुत छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, और आपके अंदर कोई कवि कहीं रहा होगा, पता नहीं आपने कविताएं लिखी कि नहीं लिखी, लेकिन कवि कोई न कोई जरूर रहा होगा। तो वो सांकेतिकता उन कहानियों में मुझे कभी कभी नज़र आती है जी। तो बेहतर होगा आप कुछ कहानियाँ हमारे श्रोताओं को सुना दें, छोटी छोटी कहानियाँ। जरूर। क्योंकि हमारे पास समय, आप बड़ी कहानियाँ भी लिखते हैं, हमारे पास समय की सीमा है। हाँ, मैं कहानियाँ, मेरे कविता संग्रह
लायक कविताएं मैंने लिखी हैं, मैंने उसको छपाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हमारे हिंदी में आइडेंटिटी बदल जाएगी। हाँ, हमारे जैसे कि मैं पेंटर हूँ, हाँ, ये हाँ। चित्रकला भी करते हैं, पेंटर भी हैं और कहानी भी लिखते हैं। नहीं तो ये आपने तो आपकी तो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस हुई हैं चित्रकला की, तो जी। आप उससे कैसे कह सकते हैं कि हम चित्रकार नहीं हैं? नहीं है, मैं दोनों ही हूँ। और ये सौभाग्य है हमारे देश का कि कुछ बहुत बड़े कहानीकार, बहुत बड़े पेंटर भी रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बहुत छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा। जी। पटना केबल चैनल, स्क्रोल में धीमे धीमे सरकती सफ़ेद पट्टी, लाल शब्द, बुद्धा डेंटल क्लिनिक, टूटे फूटे दांत, मार खाया जबरा, टूटा जबरा, मुंह का ना खुलना, आसानी से निकाले जाते हैं, बुद्धा डेंटल क्लिनिक 2। जल ही जीवन है, पानी टैंकर की घरघराती आवाज़, रिश्ता सड़क को गीला करता, पीछे लिखा है किराए से देना। यात्रा वृतांत शीर्षक है। 26 सितंबर शिमला धुंध, 27 सितंबर दिल्ली धुआं, 29 सितंबर भोपाल धूल। क्या बात। तो ऐसा है। एक आध दो और छोटी जी, सुनाता हूँ हाँ। आपको। भय, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर ने जब अपनी कुछ एक्सरे फिल्म देखी तो उनका हार्ट फेल हो गया। हाँ, ये विडंबना एक विषयगत है। जी। हाँ। हम सब एक हैं। राजपथ से गुजरती हुई सैनिक टुकड़ी क्विक मार्च करते हुए गा रही थी, हम सब एक हैं। फुटपाथ पर खड़े पुलिस अफसर, सेठ रामलाल और प्रसिद्ध जुआरी गोवर्धन एक दूसरे की आंखों में हंसते हुए गाने लगे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, सस्वर। चलिए अब अपन अंत की ओर बढ़ते हैं। आप दूरदर्शन में रहे हैं, आकाशवाणी में रहे हैं और बड़े पदों पर रहे हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन की एक आचार संहिता रही है जी। और उसके कारण उसमें बहुत नैतिक आधार हैं उसके। लेकिन जब से हमारा मीडिया का विस्तार हुआ है और जो बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, वो उन आचार संहिताओं का पालन नहीं करते, अर्थात उन नैतिकताओं का पालन नहीं करते। इससे हमारे समाज पर होने वाले दुष्प्रभाव को एक लेखक की तरह से, एक कहानीकार की तरह से आप किस प्रकार लेते हैं? ये अंतिम सवाल है। अच्छा, देखिए, दूरदर्शन और आकाशवाणी केवल सरकारी ही मीडिया नहीं है, सरकार के द्वारा प्रदत्त संस्थान हैं। तभी वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देते रहे हैं शुरू में, और सत्यम शिवम सुंदरम का नारा देते रहे हैं दूरदर्शन के लिए। ये दोनों ही जो ध्येय वाक्य हैं, ये बताते हैं कि हम क्या करेंगे। मगर अनंतर जब केवल दो लोग थे, मेरे लिए लोग हैं ये संस्थाएं, उनके सामने जब 800 आज संस्थाएं सामने हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनका मालिक है, जो अरबों रुपए लगाकर इन संस्थानों को खड़ा किया है, और उसकी पहली प्रायोरिटी है कि इससे पैसा कैसे वापस लिया जाए। न्यस्त स्वार्थ है जी। और उसको कैसे किया जाए, यह बहुत लंबी गणित नहीं है। व्यक्ति को भ्रमित करना, व्यक्ति को अंधेरे की तरफ ले जाना, जबकि कह रहे हैं कि उजाले की तरफ ले जाना, यह कार्य किया जाता है। मगर खुशी ये है कि दोनों ही संस्थानों ने, आकाशवाणी दूरदर्शन ने, अपने भरसक प्रयत्नों से अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश की है। मगर 800 के सामने वहाँ जहाँ चयन सुविधाएं हो जाती हैं,
वह चयन सुविधाएं आपको ये मौका नहीं देती कि आप उनसे अधिक आगे। नहीं, रुचिबोध को बिगाड़ने का काम जो कर रहे हैं उसके ऊपर वो तो बड़ी चिंता का और विषय है। रुचि बोध के लिए तो ऐसा लगता है कि दर्शक बिगाड़ने को तैयार बैठा हुआ है और वो समय समय पे होता है, मैं उसका 10% ही होता है जो उस रुचि बोध को ठिकाने लगाता है, सामने लाता है और आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। वह चिंता का विषय है। और यही क्यों त्रिपाठी जी, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जिस तरह दूरदर्शन में आपके एडिटिंग होती है जी। और जितनी फास्ट एडिटिंग होती है, और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ जो एडिटर्स रहते हैं वो एडिटिंग के तरीके को बताते हैं और मुझे लगता है कि कहानी एडिटिंग से ही बन जाती है। चलिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद कहीं आपका। ऐसा तो नहीं है कि आपका मन एडिटिंग से इतना फास्ट हो जाए, इतना तेज हो जाए कि जैसे अब हम अंतिम बिंदु पर आकर कहें कि नमस्ते। लेकिन अब एडिटिंग समाप्त करने का समय आ गया है। आप आए, आपने बहुत सारे सवालों के ऊपर बहुत सारी जानकारी दी लोगों को। आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। नमस्ते।